धूप धीरे धीरे खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। मेजर बुरहान सोफे पर बैठा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और चेहरा भावशून्य था, जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। सामने उसकी माँ बैठी थीं। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उनकी पूरी ध्यान चाय पर नहीं, बल्कि अपने बेटे के गंभीर चेहरे पर था। वह नरम स्वर में बोलीं, मैंने तो केवल तुम्हारी भलाई चाही थी। मुझे लगा कि तुम एक कम उम्र की लड़की के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाओगे। अगर मैं तुम्हारी उम्र की कोई लड़की लाती तो तुम दोनों का एक पल भी साथ न बनता। अब जो लड़की छोटी है, उसे तुम डरा धमकाकर अपने साथ रख सकोगे। वह तुम्हारी बात मानेगी और तुम्हारा सम्मान भी करेगी। बुरहान के माथे पर पड़ी लकीरें साफ बता रही थीं कि उसे अपनी माँ की कोई बात पसंद नहीं आई। वह कुछ और कहती, उससे पहले ही वह बोल पड़ा कि आपको यह सब आसान लग रहा है, लेकिन क्या आपने मेरी और उसकी उम्र का फ़र्क देखा भी है? माँ, अगर आप मेरी उम्र से थोड़ी कम लड़की लातीं तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इतनी छोटी लड़की से शादी करवाना क्या ठीक है? क्या वह मेरी भावनाएं समझ पाएगी? मैं 30 वर्ष का हूँ और शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मानसिक और शारीरिक सुकून मिल सके, लेकिन बदले में आप मुझे एक 20 साल की लड़की दे रही हैं, जो न मेरी भावनाएं समझ सकती हैं और न ही मेरे जज्बात। उसकी माँ ने बेचैनी से अपनी जगह बदली और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद लड़की पसंद कर लो, लेकिन तुमने टाल दिया। अब मैंने पसंद की है तो वह भी तुम्हें पसंद नहीं आ रही। और इतना भी कोई बड़ा फर्क नहीं है जितना तुम इसे बना रहे हो। वह तुमसे केवल 10 साल छोटी है। इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता। मैं खुद तुम्हारे पिता से 15 साल छोटी थी। तुम बेवजह इतना सोच रहे हो। बुरहान ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में साफ बेचैनी दिख रही थी। माँ, मैंने तो बस इतना कहा था कि उम्र में थोड़ा फर्क हो, ऐसा न लगे कि मैं उसके सामने उसका बड़ा भाई या पिता हूँ। क्या आपने उसे ध्यान से देखा भी है? वह तो अभी एक बच्ची है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन भीतर गुस्से से भरी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वह खुद को किसी तरह शांत करे, लेकिन उसकी नसें तन चुकी थीं। उसकी माँ चौंक कर बोलीं कि बच्ची, वह पूरी 20 साल की है और तुमने उसे यूं ही बच्चा बना दिया। जब कोई लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो अगले ही दिन सब कुछ सीख जाती है। उसे पता होता है कि अपने पति को कैसे खुश रखना है और कैसे उसकी सेवा करके उसका दिल जीतना है। तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। पुराना जमाना चला गया जब लड़कियों को कुछ नहीं पता होता था। आज की लड़कियां तो बहुत जागरूक होती हैं। बुरहान ने नजरें नीचे कर लीं, जैसे वह अपने विचारों में खो गया हो। उसने कहा कि माँ, बात सिर्फ खुश रखने की नहीं है। एक पुरुष केवल शारीरिक जरूरत का नाम नहीं होता। उसके पास भी भावनाएं होती हैं, डर होते हैं, सपने होते हैं, थकान होती है, पीड़ाएं होती हैं। क्या ये सब कुछ एक 20 साल की लड़की समझ पाएगी? मुझे पता है वह कभी नहीं समझ पाएगी और मैं भी उसे अपने जज्बात समझा नहीं सकूंगा। उसके अपने 100 समस्याएं होंगी और अगर मैंने उसका एक भी सपना पूरा नहीं किया तो वह नाराज होकर बैठ जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद कर देगी। माँ, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। आप मुझे समझती ही नहीं हैं। उसकी माँ ने एक घूंट चाय लिया, कुछ पल चुप रहीं और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलीं कि तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम बहुत भावुक हो, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम देखना, तुम उसे चाहने लगोगे। वह बहुत प्यारी है, बिल्कुल नाराज नहीं होती। देख लेना, कुछ ही दिनों में तुम उसके दीवाने हो जाओगे। बल्कि कुछ दिन तो दूर की बात है, एक ही दिन में तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। भगवान ने विवाह में इतनी बरकत और प्रेम रखा है कि दो अनजान लोग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। तुम्हारा और उसका रिश्ता भी वैसा ही होगा। अब यह उम्र का फर्क अपने मन से निकाल दो। बुरहान ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा सख्त हो गया था। वह उठ खड़ा हुआ और उसके कदम धीरे धीरे फर्श पर पड़ रहे थे। वह दरवाजे तक पहुंचा, फिर पलटा और एक बार अपनी माँ की ओर देखा और बोला कि माँ, आप हमेशा मुझे समझदार कहती थीं, तो आज जब मैं समझदारी की बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहीं? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप भी उन औरतों में शामिल हो गई हैं जो अपने बेटों के लिए नन्ही बच्चियों को चुनती हैं, और आपने वही किया। उसकी माँ चुप हो गई। बुरहान ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका था कि अब बात करना व्यर्थ है। उसकी माँ उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं थीं। छत पर हल्की सी ठंडक फैली हुई थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे और कुछ ही देर पहले मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ थमी थी।
आसमान पर कुछ बादल मंडरा रहे थे जो धीरे धीरे चांद को ढकते जा रहे थे। मिशी ने अपना दुपट्टा मजबूती से ओढ़ रखा था और अपने दोनों घुटनों को बाहों में समेटकर इस तरह बैठी थी जैसे खुद को ही किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हो। उसके पास ही नरमा आधी लेटी हुई थी, अपनी कोहनी को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए आसमान की ओर देख रही थी। दोनों के बीच होने वाली बातों से हंसी कहीं पीछे छूट गई थी, क्योंकि अब जो बातें हो रही थीं वे बेहद गंभीर और समझदारी वाली थीं। नरमा ने उसे देखते हुए कहा, मैं समझ रही हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है, हर किसी के साथ होता है। तुम बेवजह इतनी घबराई हुई हो। सुहागरात बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे सुहागरात नहीं कोई डरावनी रात होने वाली हो। मिशी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ अपने अंदर समा लिया हो। पता नहीं नरमा, दिल ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। तुम जानती हो ना कि फौजी लोग कितने सख्त मिजाज होते हैं। अगर उन्होंने गुस्से में आकर मुझे चोट पहुंचा दी या कोई ज्यादा नुकसान कर दिया तो क्या होगा। सुना है शादी की पहली रात लड़के होश में नहीं होते, पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे वैसे भी लड़कों से डर लगता है और अब तो हर रात इसी सोच में नींद उड़ जाती है। नरमा ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। पगली, वह तुम्हारे पति होंगे, कोई दुश्मन नहीं। और यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मैच्योर मर्द ज्यादा समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि औरत को कैसे खुश रखना है। वह तुम्हारे जज्बात को समझेंगे, तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे और तुम्हें मानसिक रूप से सुकून देंगे। तुम क्यों उल्टी सी बातें सोच रही हो? आजकल के कम उम्र लड़के न संतुष्टि दे पाते हैं और न ही कोई सुकून। मेरी बात समझ रही हो ना? मिशी ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर दिल को कोई तसल्ली नहीं हो रही। जब भी आयजा दीदी की बातें याद आती हैं तो मेरी रूह कांप उठती है। वह कहती थीं कि मर्द तब तक औरत को नहीं छोड़ते जब तक उनका मन पूरी तरह भर न जाए। ये बात मेरे दिमाग में इस तरह गूंजती रहती है जैसे कोई खतरे की घंटी। सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगता है। पता नहीं वह रात मेरे लिए कैसी होगी। जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, सुना है कि ऐसे शांत मिजाज वाले पुरुष औरत को पूरी तरह थका कर रख देते हैं। मैं तो बहुत ही नाजुक सी हूं और वह इतने भारी भरकम। तुमने उनका शरीर देखा है, सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरमा ने अब गंभीरता से उसकी तरफ देखा। देखो मिशी, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, और तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हारे पति को खुद ब खुद दया आ जाएगी। वह तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अपने दिल की बात उनसे हमेशा शेयर करती रहना, उन्हें बताना कि तुमने अतीत में क्या कुछ सहा है। यकीन मानो, वह तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे, बल्कि हर मोड़ पर तुम्हें गले लगाकर सहारा देंगे। मर्दों को कम उम्र की बीवियां बहुत पसंद आती हैं। मिशी ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसका दिल अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बस दुआ करो सब खैरियत से हो। मुझे हर नई चीज़ से डर लगता है, और ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है। तुम जानती हो ना नरमा, कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी मुझे किसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। यही एक उम्मीद है जो मुझे खुशी की ओर ले जा सकती है। उसी के सहारे मैं जीना चाहती हूँ। नरमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से थपथपाते हुए बोली, हिम्मत रखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। बुरहान भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और सुहागरात से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह पल हर लड़की की जिंदगी में आता है, आज नहीं तो कल। लेकिन एक दिन तो हर लड़की को इस मोड़ से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। मिशी ने सिर झुका लिया। फिजा में फिर एक बार खामोशी पसर गई। दूर किसी घर से बर्तनों की आवाज़ आई और छत के एक कोने में लगा बल्ब धीमे धीमे टिमटिमाने लगा। मिशी ने चांद की ओर देखा, जो बादलों से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए झांक रहा था, जैसे उसे दिलासा देने आया हो। लेकिन वह अब भी बेचैन थी, और यह बात उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह थी ही इतनी मासूम और नाजुक कि उसका डरना वाजिब था। उसके पतले दुबले से शरीर को देखकर लगता था जैसे कोई नाजुक सी गुड़िया बैठी हो। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी, नीचे लगी लालटेन से छनकर आती मध्यम रोशनी और कानों में गूंजती धीमी संगीत की धुन माहौल को और भी गहराई दे रही थी। सामने बैठा बुरहान अपने चम्मच से धीरे धीरे अपनी आइस्ड कॉफ़ी को घुमा रहा था। उसके सामने सरफराज बैठा था, जो अपनी उंगली से टेबल पर बेमन से गोल गोल घेरा बना रहा था। दोनों के चेहरों पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वेटर कप का ऑर्डर ले जा चुका था, लेकिन दोनों की बातचीत अब भी अधूरी थी।
कुछ क्षणों की चुप्पी को तोड़ते हुए सरफराज ने धीमे स्वर में पूछा, शादी के कितने दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो? तुम्हारे बिना जाना मुझे बहुत उदास कर रहा है। अब जब तुम ड्यूटी पर साथ होते थे तो हौसला बना रहता था, लेकिन अब जब तुम नहीं हो तो दिल बेकरार है। बुरहान ने एक लंबी सांस भरी, आंखों में चुभन सी उभरी, जैसे यह बात उसके दिल के किसी पुराने जख्म को कुरेद गई हो। उसने गहरी निराशा में कहा, मेरा मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन कर लूं। इस शादी को तो भाड़ में झोंक दो। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वह कोई दिखावा नहीं कर रहा था। सरफराज ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं। क्या? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? तुम फौजी हो, डॉक्टर हो या वकील, हर कोई अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार करता है और छुट्टियां लेकर खास तैयारियां करता है। फिर तुम क्यों भाग जाना चाहते हो? लड़की मोटी है या काली है, या फिर कोई और परेशानी है? बुरहान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है, मेरी माँ ने जो लड़की मेरे लिए पसंद की है वो मुश्किल से 20 साल की है। बिल्कुल कच्ची, नासमझ, और सोचो, मैडम ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसे आगे बढ़ने का कोई शौक ही नहीं है, और मैं एक आर्मी मेजर, और वो बस एक मैट्रिक पास। ऊपर से उम्र में इतनी छोटी कि अभी तो उसे खुद ही दुनिया की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि माँ मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। मैंने कहा था कि माँ, कोई मेरी उम्र से 2-3 साल छोटी लड़की देख लेना, लेकिन वो तो मेरे सामने 10 साल छोटी बच्ची को खड़ा कर रही हैं। मैं उसके साथ क्या करूँगा? मेरे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। हर पुरुष की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थीं, जो अब मुझे पूरी होती नहीं दिख रहीं। सरफराज ने हंसते हुए सिर झटका। अरे यार, शांत हो जाओ। इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हारी माँ ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। आजकल बड़ी उम्र की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। शायद तुम्हारी माँ ने इसलिए छोटी लड़की पसंद की ताकि वह तुम्हारे गुस्से से डर जाए, ना कि तुमसे लड़ाई करे। यही तो वजह होती है घर टूटने की, जब दोनों बराबरी पर खड़े हो जाएं। बुरहान ने चम्मच मेज पर रख दी और झुकते हुए बोला, माँओं की यही सोचें हमें मार डालती हैं। अगर उनका बस चले तो पैदा होते ही बच्ची को हमारे नाम कर दें। मेरी माँ को चाहिए था कि मेरे लिए कोई मेरी उम्र की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती, जिसे मैं बातें कर सकूं, अपने जज्बात बांट सकूं। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक बच्ची को मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब उसके साथ क्या मैं खेलूंगा? सरफराज जोर से हंस पड़ा। यार, मर्दों की एक फैंटेसी होती है, छोटी उम्र की लड़कियां मासूम सी, सीधी सादी, जो हर बात पर नजरें झुका ले। और तुम हो कि उस फैंटेसी से भाग रहे हो? तेरा केस तो बड़ा अलग है। मेरी तो खुद ख्वाहिश है कि जब भी मेरी शादी हो, मुझसे कम से कम 5 या 10 साल छोटी लड़की से हो, जिससे मैं जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में एंजॉय कर सकूं। हम जो खतरे झेलकर ड्यूटी से लौटते हैं, हमें तो चाहिए ऐसी लड़की जो हंसते हुए हमारा स्वागत करे, ना कि कोई एटीट्यूड वाली जो हर वक्त गुस्से में रहे। बुरहान ने तल्खी से कहा, और कुछ मर्दों की फैंटेसी मेरी जैसी भी होती है, जो समझदार, परिपक्व और जीवन के हर मोड़ पर साथ देने वाली पत्नी चाहते हैं। लेकिन मुझे क्या मिला? एक नमूना, जिसे मुझे पालना भी खुद ही पड़ेगा। वह इतना अधिक परेशान था कि जो भी मन में आया बोलता गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में वह इन शब्दों पर कितना हंसने और पछताने वाला है। सरफराज फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मजाक कम और हैरानी ज्यादा थी। बुरहान ने टिश्यू से हाथ पोंछते हुए कहा, शायद तुम समझ नहीं पा रहे, ये शादी मेरे लिए नहीं है, ये मेरी माँ की जिद है। और जिद से कभी खुशी नहीं मिलती, और मुझे किसी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत नहीं जिसमें सिर्फ समझौते ही समझौते हों। फिर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मैं चल रहा हूँ। घर पर माँ अकेली हैं, अपना ख्याल रखना। जबकि सरफराज उसकी बातों पर ठहाका लगाकर हंसता रह गया। माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार ये खामोशी किसी तूफान से पहले का सन्नाटा लग रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसने बार बार विरोध किया था कि वह यह शादी नहीं करना चाहता, लड़की बहुत छोटी है। उसने माँ से भी कहा था कि वह खुद लड़की के घरवालों से बात करेगा और इनकार कर देगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उसके सारे विरोध खारिज कर दिए गए थे, और आज बारात का दिन भी आ पहुंचा था। फरहत बेगम ने अपने सारे अरमान पूरे कर डाले थे। धूमधाम से बारात लेकर वो मिशाल के घर पहुंची थीं। आखिर वो उनके इकलौते बेटे की शादी थी, जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार रहती थीं। उन्हें अपने बेटे के मिजाज की लड़की मिल गई थी, फिर वे क्यों इनकार करतीं? रात की हल्की ठंडक में हर ओर खुशबुओं की भीनी भीनी हवा फैल रही थी।
मिशी के घर का गार्डन एरिया बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। पीली और सफ़ेद रोशनी की झालरों की नर्म चमक हर तरफ बिखरी थी। पेड़ों पर लिपटी फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थीं और बीचों बीच लगे बड़े गमलों में गुलाब, गेंदे और चमेली के फूलों की सजावट महक बिखेर रही थी। सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ पंडाल एक शांत गरिमा का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कालीन बिछा हुआ था। मेहमानों के लिए कुर्सियां सुव्यवस्थित और संतुलित ढंग से लगाई गई थीं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। मिशी अपने कमरे में थी, लाल रंग का कढ़ाईदार लहंगा पहने, गहनों से सजी हुई, आंखें झुकी हुईं। वह नम्रता का हाथ थामे बैठी थी, जैसे उसकी हथेली से साहस ले रही हो। उसकी माँ चुपचाप आकर उसके पास बैठ गईं, पीठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोलीं, किसी भी नाटक की जरूरत नहीं है। जब मौलवी साहब पूछें तो आराम से कबूल है कहना, रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिशी ने भीगी आंखों से बीनिश बेगम को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिर वह उनसे क्या शिकायत करती, जिन्होंने कभी उसे बेटी समझा ही नहीं। तभी दरवाज़ा खुला। मौलवी साहब अंदर आए। उनके साथ मिशी के पिता रियाज अहमद और 2 गवाह थे, और उनके पीछे ही फरहत बेगम भी कमरे में दाखिल हुईं। एक क्षण के लिए कमरे की सांसें जैसे थम गईं। मौलवी साहब ने मिशाल की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मिशाल रियाज अहमद, आपका निकाह बुरहान खानजादा पुत्र शहजाद खानजादा से निश्चित मेहर के साथ तय पाया है। क्या आपको यह निकाह मंजूर है? मिशी की पलकें कांप उठीं, होंठ थरथराए, जैसे डर की एक लहर उसके भीतर से निकल आई हो। जुबान हिली नहीं, केवल सांसों की गति बदली। मौलवी साहब ने प्रश्न दोहराया, फिर तीसरी बार पूछा। इस बार एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी, कांपती हुई लेकिन स्पष्ट, कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार उसने सिर झुकाकर अपनी ओर से पूर्ण स्वीकृति दे दी। मौलवी साहब ने गवाहों की ओर देखा और सिर हिलाकर घोषणा की कि निकाह मुकम्मल हो गया है। फरहत बेगम मुस्कुराती हुई मिशाल की ओर बढ़ीं, उसके माथे को चूमा और फिर अन्य मेहमानों के साथ अपने बेटे की ओर चली गईं। अब दूल्हे का निकाह बाकी था। बरामदे की ओर बढ़ते हुए वे सब बाहर निकल गए। अब बारी थी बुरहान की, जो सादी शेरवानी में गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। मौलवी साहब ने उसकी ओर देखा और औपचारिक ढंग से प्रश्न किया, बुरहान खानजादा, आपका निकाह मिशाल रियाज अहमद से तय मेहर के साथ किया जा रहा है। क्या आपको यह निकाह मंजूर है? बुरहान ने तुरंत मौलवी साहब की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, कबूल है। तीनों बार उसी तरह का संयम, वही ठहराव, जैसे वह बरसों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन चेहरे के भाव ये स्पष्ट कर रहे थे कि वह खुश नहीं है। ये बात फरहत बेगम को न जाने क्यों अंदर तक चुभ रही थी। जैसे ही निकाह पूरा होने की घोषणा हुई, एक क्षण को हवा रुक गई। फिर अचानक तालियां, बधाइयों की आवाज़ें, माता पिता की दुआएं और दोस्तों के गले मिलने की हलचल वातावरण में फैल गई। मिशी के कमरे के दरवाजे पर नम्रता आई और धीरे से बताया, निकाह हो गया है। मिशी ने आंखें बंद कीं, दिल पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। वह संतुष्ट थी, लेकिन दिल में किसी अनजाने डर के कारण पूरी तरह खुश नहीं हो पा रही थी कि सुहागरात पर आखिर क्या होगा। निकाह के बाद खाना परोसा गया और फिर विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। मिशाल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि पहले बाहर बैठाकर फोटोशूट होगा, कुछ रस्में होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाना खत्म होते ही उसके सिर पर लाल दुपट्टा डाल दिया गया। परिवार से मिलकर जब वह नम्रता से गले मिली तो उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और वह अपनी सबसे प्यारी दोस्त छोड़कर ससुराल रवाना हो गई। घर पहुंचते ही कुछ रस्में निभाई गईं, जो उसने घूंघट में ही पूरी कीं, और फिर उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। मिशी धड़कते दिल के साथ सिर झुकाए बैठी थी। गुलाबी लहंगे की झालर उसकी कलाई को हल्का हल्का छू रही थी। कमरे में हल्की धीमी रोशनी थी, जो गुलाबी पर्दों से छनकर आ रही थी, और चंदन की महक चारों ओर फैली हुई थी। मुलायम बिस्तर पर ताज़े गुलाब के फूल बिछे हुए थे, जो उस रात को खास बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिशी के दिल में बस एक ही इच्छा उमड़ रही थी कि दरवाज़ा खुले, वह अंदर आए, उसका घूंघट उठाए और जीवन का सबसे खूबसूरत वाक्य कहे, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में बसंत की तरह है।
तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मुझे एक नई और सुखद दुनिया में ले आया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा चरमराया और बुरहान खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सुनते ही मिशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह और सिमट कर बैठ गई, सांस रोक ली। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पहला आघात तब हुआ जब बुरहान बिना कुछ कहे, बिना उसकी ओर देखे सीधे वॉशरूम चला गया। वह खाली निगाहों से दरवाजे की ओर देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। उसे लगा था कि वह आते ही सलाम करेगा, घूंघट उठाएगा और उसकी तारीफ करेगा। हर मासूम लड़की की तरह उसकी भी यही छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं जो पहले ही क्षण में उसके पति ने तोड़ दी थीं। कुछ देर बाद बुरहान तौलिया हाथ में लिए बाहर आया। बाल थोड़े भीगे हुए थे, चेहरा बिल्कुल भावहीन। वह सीधे बिस्तर के पास आया और ठंडे कठोर स्वर में बोला, अपना यह लहंगा उठाओ और मेरे बिस्तर से उतरो। जाकर कपड़े बदलो और आराम करो। मुझे भी नींद लेनी है। अजीब मुसीबत मेरे सिर डाल दी है और इतना बड़ा लहंगा बिस्तर पर फैलाकर बैठी हो, कहीं मोती वोती गिर गए तो रात में चुभेंगे। वह काफी कठोरता से बोला, इस बात से अनजान कि वह मासूम सी लड़की उसके लहजे और शब्दों से अंदर ही अंदर टूट रही थी। मिशी की आंखों के पीछे घूंघट का पर्दा हल्का सा कांप गया। वह अविश्वास से उसे देखती रही। दिल में कहीं छिपी छोटी सी खुशी जो बस एक तारीफ, एक स्पर्श, एक पल के इंतजार में थी, पल भर में मुरझा गई। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह धीमे से हिम्मत जुटाकर बोली, आप मेरा घूंघट भी नहीं उठाएंगे, मुंह दिखाई भी नहीं देंगे? उसका स्वर बेहद धीमा और मासूम था। उसने अपनी सोच के अनुसार बहुत बड़ा सवाल कर दिया था, इस बात से अनजान कि सामने खड़ा व्यक्ति भावनाओं से बिल्कुल शून्य था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस समय उस मासूम लड़की के दिल पर क्या गुजर रही है। बुरहान की पेशानी की नसें तन गईं। उसने आंखें बंद करके खुद को काबू में किया। फिर साइड टेबल का दराज खोला, उसमें से एक लाल मखमली डिब्बी निकाली और बिना देखे उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, यह रही तुम्हारी मुंह दिखाई। माँ ने कहा था देना है, भूल गया था। अब हटो, मुझे सोना है। इस बार भी उसका लहजा कठोर और बेरुख था। डिब्बी मिशी के घुटनों के पास आकर गिरी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया, कभी उस डिब्बी को देखती, कभी बुरहान को। उसके भीतर कुछ टूट गया था और उस टूटने की आवाज़ केवल उसके दिल में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली, आंखों में आए आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश की और चुपचाप अपना लहंगा समेटती हुई बिस्तर से उतरकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिस गहराई से वह अपमानित महसूस कर रही थी, उसे वही और उसका ईश्वर जानता था। बुरहान ने एक नज़र उसकी पीठ की ओर देखा, फिर सिर झटक कर तकिए पर सिर रख लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, जैसे यह सब महज एक जिम्मेदारी हो। न मोहब्बत थी, न रुचि। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और टूटते लम्हों की टीस। रात धीरे धीरे पिघलती रही। अगली सुबह का सूरज पूरी रौनक से चमक रहा था। कमरे की खिड़कियों से सुनहरी धूप की किरणें फर्श पर बिखरी हुई थीं। पंखा धीमी गति से घूम रहा था और कमरे में हल्की ठंडक फैली हुई थी। करीब 10 बजे उसकी आंख खुल चुकी थी। कुछ पल वह छत को यूं ही देखता रहा, जैसे कोई विचार दिलो दिमाग में आकर अटक गया हो। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने करवट बदली। उसके बगल में ही वह मासूम चेहरा था, मिशी, दोनों हाथ गालों के नीचे रखे, चादर में लिपटी, गहरी और निश्चिंत नींद में सो रही थी। उसके चेहरे की कोमलता, पलकों पर टिकी नींद और होंठों पर चलती सांसों की हलचल, हर दृश्य जैसे शांति से भरा हुआ था। दृश्य बेहद सुंदर था। वह कुछ देर उसे निहारता रहा, चुपचाप, बिना किसी आवाज़ के। फिर जैसे किसी अनजाने भाव के वश में आकर उसने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन एक पल में ही खुद को रोक लिया। एक झुरझुरी सी आई और वह तुरंत बिस्तर से उठकर सीधा वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। इरादा शॉवर लेने का था। कपड़े वगैरह वह रात में ही टांग चुका था। कुछ देर बाद वह ठंडे पानी की बौछार के नीचे खड़ा था, जैसे भीतर का उफान धुल जाना चाहता हो। समय का कुछ अंदाजा नहीं हुआ, पर शायद 10 मिनट बीत चुके थे। तभी बाहर से हंसी की आवाज़ आई, हल्की, चंचल और खनकदार। उसने चौंक कर शॉवर बंद किया और भीगे शरीर के साथ दरवाजे के पास आया।
आवाज़ बिल्कुल साफ थी, मिशी की वही शर्मीली हंसी जो अक्सर दिल के किसी कोने को छू जाती थी, आज कुछ अलग ही अंदाज में सुनाई दी। वह फ़ोन पर थी। ओह निम्मी, सच कहूँ, इस फौजी ने तो मेरी जान ही निकाल दी, पूरी रात सोने ही नहीं दिया। तू बिल्कुल सही कह रही थी, सुहागरात इतनी भी डरावनी नहीं होती जितना मैं सोच रही थी। उन्होंने इतना प्यार किया कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। अभी बोलते हुए भी मेरे गाल लाल हो रहे हैं। वह सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं, जबड़े भींच गए। भीतर जैसे गुस्से की आग सुलग उठी। जिसे वह मासूम और बच्ची समझ रहा था, वह तो हर बात से वाकिफ थी और इतनी बोल्ड थी कि शादी की सुबह इस तरह की बातें कर रही थी। वह हैरान रह गया। हाँ, तू सही बोल रही थी, यह वाकई बहुत जालिम है। लेकिन हाँ, मुझ पर थोड़ा रहम भी आया। आखिर मैं इतनी प्यारी हूं ना। मैं तो फौरन रूठ गई थी और उन्होंने मान भी लिया कि अब छोड़ देता हूं, कहीं मेरी छोटी सी बीवी खत्म ही ना हो जाए। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बंध गए। उसने लंबी सांस ली और तेजी से कपड़े पहनकर बाहर निकल आया। दरवाज़ा खुला तो मिशी की नज़र अचानक उस पर पड़ी। वह घबराकर तुरंत फ़ोन बंद कर गई और झटके से उठ खड़ी हुई। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, नज़रें सख्त थीं और लहजा शांत लेकिन तीखा। रात मैंने तुम्हारी कम उम्र का लिहाज करके खुद को रोक लिया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी समझदार और बोल्ड निकलोगी। ऐसी बातें, वो भी किसी और से। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने सख्त आवाज में कहा। मिशी की नज़रें झुक चुकी थीं, जैसे शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया हो। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तुमसे रात को बात करता हूँ। अच्छे से बताऊंगा कि एक फौजी किस तरह जान निकालता है और बीवी को कैसे काबू में रखता है। अब जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे चलना है। कहकर वह बिना कुछ और बोले मुड़ गया। मिशी आंखें बंद किए, सिर झुकाए, शर्म और पछतावे के भाव लिए तेजी से वॉशरूम की ओर भाग गई। दरवाज़ा बंद होने की धीमी सी आवाज़ के साथ ही वह पल जैसे खामोशी में खो गया। उधर वह अब भी हैरान था कि मिशी इस तरह की बातें कर सकती है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लॉन्ज में धीमी रोशनी और ठंडा माहौल एक सुस्ती सी फैला रहा था। नाश्ता खत्म हो चुका था। बुरहान सीधा बैठा दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सामने बैठी मिशी पर टिक जातीं, जो फरहद बेगम के पास बैठी थीं और धीरे धीरे नरमी से बात कर रही थी, जैसे कोई राज बांट रही हो। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक भी थी। फरहद बेगम ने अचानक सिर हिलाया और फिर अपने बेटे की ओर देखकर बोलीं, तुम रुको, मैं बात करती हूँ। उन्होंने बुरहान की ओर रुख करते हुए कहा, बात सुनो बुरहान, अपनी बीवी को लेकर जाओ। वलीमे के लिए अपनी पसंद का जोड़ा लेना चाहती है। उसे नीला रंग पसंद नहीं आया, कह रही है गुलाबी या ग्रे लेना है। मैंने तुमसे शॉपिंग के वक्त भी कहा था कि नीला रंग हर लड़की पर अच्छा नहीं लगता। मेरी बहू तो बहुत प्यारी और मासूम है, उस पर तो गुलाबी खूब जचेगा। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, उसे भी पसंद नहीं आया जिसे पहनना है। बुरहान की नज़रों में एक ठंडापन झलक पड़ा। उसने सपाट लहजे में कहा, जो मिल गया है उसी में शुक्र करना सीखो। और ये जो मेरी और आपकी पसंद को ठुकरा रही है, बड़ी हैरानी की बात है। आज तक किसी बहू को इस तरह सास की पसंद नकारते नहीं देखा, वो भी शादी की पहली सुबह ही। वह बैठे बैठे बातों को और उलझा रहा था। मिशी ने नज़रें झुकाए हुए धीमे मगर आत्मविश्वास से कहा, मैं नकार नहीं रही, सिर्फ इतना कह रही हूं कि ड्रेस बड़ा लग रहा है। आंटी, अगर मुझे उसे पहनना ही नहीं आता या उसमें मैं सहज महसूस नहीं कर रही तो मैं फंक्शन में कैसे खुश रहूंगी? शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। अगर अपने दिल की पसंद का जोड़ा ना हो तो फिर खुशी कैसी? बुरहान ने गहरी सांस ली, लेकिन मिशी ने बात जारी रखी। आपको पता है, मैंने मम्मी से कहा था कि आपसे कहें कि मेरी पसंद का जोड़ा दिला दें, तो उन्होंने कहा कि सास की पसंद को मना नहीं करते। लेकिन आंटी, मैं कहती हूँ कि सास भी तो माँ होती है। जैसे हम अपनी माँ से अपनी पसंद नापसंद की बात करते हैं, वैसे ही सास से क्यों नहीं कर सकते? और आप गलत कह रहे हैं बुरहान कि मैं आंटी की पसंद को नकार रही हूँ। मैं तो उनकी पसंद की तारीफ कर रही हूँ। बस ये ड्रेस मुझ पर खास नहीं जच रहा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा शरीर के हिसाब से भी सोचना होता है। वह थोड़ी रुकी, फिर फरहद बेगम की आंखों में देखकर बोली, पता नहीं क्यों हमारे समाज ने सास को एक बोझ या डर बना दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं दोस्त बनकर रहें। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? फरहद बेगम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई।
उन्होंने मुस्कुराकर मिशी को अपने गले से लगा लिया और नरमी से कहा, बिल्कुल बनूंगी, क्यों नहीं। और मेरी कौन सी 10-12 बहुएं हैं, एक ही तो बहू है। अगर इसके नखरे नहीं उठाऊंगी तो फिर किसके उठाऊंगी। मिशी दिल से मुस्कुराई थी। उसकी एक ही तमन्ना थी कि शादी के बाद उसकी सास उससे प्यार से पेश आए, और उसने भी ठान लिया था कि वह अपनी सास का दिल जीत कर रखेगी। फरहत बेगम ने एक निर्णायक लहजे में बुरहान की ओर देखा और कहा, बुरहान, मैंने कह दिया है। मेरी बच्ची जो कह रही है उसी पर ध्यान दो। अपने सारे काम छोड़ो और अभी इसे शॉपिंग पर लेकर जाओ। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि बैठे बैठे आग लगाओ। बुरहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे शब्द उसके अंदर ही रह गए। उसने सिर्फ मुंह बनाया, सिर झटका और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। मिशी ने चुपके से नजरें झुकाकर अपनी मुस्कान छिपा ली, जबकि फरहत बेगम ने गर्व से अपनी बहू का माथा चूम लिया, जिसने बेहद सहजता से सारा माहौल संभाल लिया था। गाड़ी के अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। फ्रंट सीट पर बैठी वह लड़की बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जैसे अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। बुरहान का चेहरा सख्त था और वह चुपचाप सड़क पर नजरें टिकाए ड्राइव कर रहा था। कार के शीशों के बाहर अंधेरी रात में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी फुटपाथ पर दौड़ती जा रही थी और भीतर की फिजा में एक अनकहा सा तनाव फैल गया था। वह हल्के से झिझक कर बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है मेरा ज्यादा बोलना शायद आपको अच्छा न लगे। मम्मी बता रही थीं कि आप ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन प्लीज अभी मेरी बात सुन लीजिए। वह बहुत संयम से बोल रही थी। बुरहान ने बिना पलक झपकाए सामने देखते हुए गंभीरता से कहा, कहो, क्या बात है। वह एक पल को चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे सुबह की बात करनी थी। हाँ, मैंने अपनी दोस्त से कुछ बहुत शर्मनाक बातें कही थीं, लेकिन वो सब मेरी एक रणनीति थी। दरअसल मैं नम्रा से जानबूझकर इस तरह की बातें कर रही थी ताकि कोई ये न सोचे कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। मगर वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले बुरहान थोड़े ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, क्यों? क्या मैं तुम्हें मारता पीटता हूं जो तुम नाखुश हो, या मेरी माँ ने कुछ कहा है तुम्हें? वह ताव में आ गया था, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वह फौरन बोली, देखिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं बस अपनी बात समझाना चाह रही थी। कहीं आप मुझे गलत न समझें, मैं बेशर्म नहीं हूं। और रही बात मारने की, तो खुशी का ताल्लुक मार से नहीं होता, इंसान के शब्द ही होते हैं जो किसी को सुकून देते हैं। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। वह दुखी मन से बोल रही थी। एक पल को कमरे में सन्नाटा पसर गया। वह अपनी निगाहें नीची किए अपनी उंगलियों को देखती रही, फिर धीमे से बोली, मैं आपको दोष नहीं दे रही, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। बचपन से यही सब देखा है। कभी कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं मिली, हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह गया। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बुरहान ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर मुड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे पता नहीं क्यों उसका लहजा चुभ गया था। सुबह से जो लड़की उसकी माँ से हंसते हुए बातें कर रही थी, वो अब इतनी उदास क्यों थी, ये सोचकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह तेजी से खिड़की की तरफ मुड़ गई ताकि बुरहान उसकी आंखों की नमी न देख सके। बाहर सड़क पर कुछ खास नहीं था, लेकिन वह उसी तरफ देखती रही। कुछ देर बाद धीमे से बोली, कुछ नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आप मेरे बारे में कुछ गलत न सोचें। मैं सिर्फ खुद को साफ कर रही थी और कुछ नहीं। मैं बेशर्म नहीं हूँ, इस बात को आप याद रखिए। मैं बहुत अच्छी हूँ। बुरहान ने हल्के से सिर झटका, जैसे वह कुछ महसूस तो कर रहा था लेकिन उसे कह नहीं पा रहा था। अब उसकी नज़रें सड़क पर नहीं बल्कि एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिक गई थीं। उसकी आंखों में वह नमी थी जो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। शायद पहली बार बुरहान के दिल में वह बेचैनी उतरी थी जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से महसूस होती है। उसे अब माँ की बात याद आई, शादी के बाद सिर्फ एक दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। तुम भी बदल जाओगे, बस थोड़ा सब्र रखना। और पता नहीं क्यों उसे खुद को बदलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों की नमी, उदास चेहरा और दुखी आवाज़ पता नहीं क्यों उसे अंदर तक हिला गई थी। कुछ तो था जो वह महसूस कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। शॉपिंग के बाद पूरा दिन सामान्य रूप से बीता था। रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी। रिसेप्शन का फंक्शन बड़े शानदार तरीके से निपटा था। पूरे फंक्शन के दौरान वह उसके साथ ही रही थी। कई बार बुरहान उसका हाथ छुड़ाकर अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, कभी इशारों से, कभी शब्दों से।
और वह न चाहते हुए भी खुद को उससे एक बार भी अलग नहीं कर पाया। यह सब कुछ अनजाने में हो रहा था, वरना कई बार उसने कोशिश की थी कि वह उससे दूर हो जाए, लेकिन वह चाह कर भी खुद को उससे अलग नहीं कर सका था। पूरा फंक्शन बहुत ही खुशनुमा तरीके से संपन्न हुआ था। सभी मेहमानों ने उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की थी। कमरे की रोशनी धीमी थी और वातावरण में हल्की सी इत्र की महक फैली हुई थी। रिसेप्शन की थकावट के बावजूद मिशी के चेहरे पर एक शांति थी। वह गहने उतार चुकी थी और अब सोफे पर आधी लेटी हुई मोबाइल में रिसेप्शन की तस्वीरें देख रही थीं। तस्वीरों में सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कान थी, जैसे दिल के अंदर कुछ और चल रहा हो। बुरहान चुपचाप कमरे में आया और उसके बराबर बैठ गया। मिशी ने उसकी तरफ देखा ही था कि उसने उसके हाथ से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। उसका अंदाज थोड़ा सख्त था। मैं तस्वीरें देख रही थी, वह हल्की सी नाराजगी से बोली। उसका ये रवैया उसे खास पसंद नहीं आया था, लेकिन बुरहान गंभीरता से उसकी कलाई थामकर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुमने अपनी मम्मी और पापा से बात क्यों नहीं की? सिर्फ नम्रा से ही बात की, बाकी परिवार वालों को नज़रअंदाज क्यों किया? सब ठीक तो है? कहीं उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती इस शादी के लिए तो नहीं कहा? मिशी ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से बोली, वह हल्की सी नाराज़गी से बोली, ये मेरा मसला है, हाथ हटाइए, मुझे तस्वीरें देखनी हैं। लहजा हल्का उदास था, लेकिन बुरहान अब उसके कमर के चारों ओर अपनी बाहें फैला चुका था। उसकी आंखों में देखते हुए वह गंभीर स्वर में बोला, नहीं, अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये जानने का हक मुझे है। बताओ, बात क्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? और यह उदासी अब तुम्हारे चेहरे से साफ क्यों झलक रही है? कुछ पल तक वह चुपचाप जमीन की ओर देखती रही, जैसे अतीत की कड़वी यादें एक एक करके उसके जहन में उभर रही हों। फिर वह धीमे स्वर में बोली, आपको तो पता है मेरी माँ सौतेली हैं। थोड़ी देर खामोश रहकर वह टूटे हुए लहजे में आगे बोली, मेरी सगी माँ का निधन उस वक्त हुआ था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। पापा ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली थी बचपन से। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, ठंडा व्यवहार, नफ़रत और भेदभाव। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग गोरा था और उनकी बेटियों का सांवला। इसी वजह से मेरे रंग ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। कई बार मुझे अपने ही रंग से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि इसी रंग और शक्ल के कारण मुझे कभी माँ का प्यार मिला और न ही पापा का। बुरहान खामोशी से उसकी ओर देखता रहा। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। वह आगे बोली, वो मुझसे जलती थीं इतनी कि मेरे ही पापा को मेरे खिलाफ करने लगीं। पापा भी उनके कहने में आकर मुझ पर सख्ती करते थे। जब भी मैंने सच बोलने की कोशिश की, मुझे ही झूठा साबित कर दिया गया। किसी ने यह नहीं सुना कि मेरे दिल की भी कोई आवाज़ है, कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मुझे भी शब्दों से चोट लगती है। वह कुछ पल के लिए रुकी, जैसे अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर कहने लगी, जिंदगी में कभी भी बिना शर्त प्यार नहीं मिला। न माँ से न पापा से, हमेशा टुकड़ों में मिला प्यार, वो भी शर्तों के साथ। शायद इसीलिए मेरा मन नहीं किया कि उन लोगों से मिलूं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझे अपनाने आए थे। बुरहान ने धीरे से उसका चेहरा थामकर अपनी ओर मोड़ा और नरमी से बोला, अब तुम्हें पूरा प्यार मिलेगा मेरी तरफ से। लेकिन एक बात का वादा करो, जिस तरह आज तुमने मेरी माँ के साथ प्यार, इज्जत और अपनापन दिखाया, आगे भी वैसा ही करना। जैसे तुम माँ बाप के प्यार को तरसती आई हो, वैसे ही मैं भी कभी पिता का सच्चा प्यार नहीं पा सका। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं तुमसे यही उम्मीद रखूंगा कि तुम उन्हें कभी दुखी नहीं करोगी। मिशी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, जब मुझे कभी माँ की ममता मिली ही नहीं, तो मैं कैसे किसी माँ को दुख दे सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आंटी के साथ वही रिश्ता बने जो मैं हमेशा अपनी माँ के साथ बनाना चाहती थी। इसके लिए मुझे आपकी किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। वह अब भी थोड़ी उदास थी, मगर बुरहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ चुकी थी। उसने उसे अपने पास खींचकर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया और कान में हल्के से फुसफुसाया, आज तुम्हारा फौजी तुम्हें सच में छोड़ने का इरादा नहीं रखता। ये कहते ही उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और उसे बिना किसी सवाल का मौका दिए अपने करीब कर लिया। उसकी बातों ने बुरहान का दिल छू लिया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसका गुस्सा सिर्फ इस बात पर था कि उसकी पसंद नापसंद की परवाह नहीं की गई, मगर वो मिशी से नफरत नहीं करता था।
शायद इसी वजह से उसे अपनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वक़्त धीरे धीरे बीतता गया। सुबह की नरम और हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। खिड़की के पर्दे पूरी तरह बंद नहीं थे, इसलिए रोशनी का झीना सा झोंका बिस्तर के कोने तक पहुंच रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक और बाहर से आने वाली परिंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मिशी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून और संतोष था, जैसे कई दिनों बाद उसे सच्ची नींद नसीब हुई हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और सबसे पहले उसे अपने करीब मौजूद बुरहान का एहसास हुआ। वह एकदम पास लेटी थी, उसकी बाहों में जैसे किसी पनाह में हो। बुरहान कुछ पल तक बिना हिले डुले उसे देखता रहा। उसके चेहरे के नर्म नक्श, पलकों पर सजी शांति और उसकी सांसों की धीमी लय, ये सब कुछ उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भर रहा था। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे किया और माथे पर धीरे से एक चुंबन दिया। जैसे ही उसके होंठ उसके माथे से छुए, वह चौंक कर जाग गई। आंखें खुलते ही सामने उसकी आंखों में बसी मोहब्बत को देखा। एक पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। फिर वह धीरे से मुस्कुराई, आंखों में शरारत की चमक लिए बोली, मैंने तो बस नम्रा से मजाक में कहा था कि आपने मेरी जान निकाल दी, लेकिन आपने तो सच में कर दिखाया। एक पल की भी राहत नहीं दी, रात भर बेचैन रखा, पूरा जिस्म टूट रहा है मेरा। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझ नन्ही सी जान पर आपने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। वह हल्का सा हंसा उसकी बात सुनकर और मजबूत लहजे में बोला, अब फौजी की बीवी हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें मजबूत होना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई ऐतराज़ है मेरे करीब आने से? तो किसी अनजाने अंदाज में उसने पूछ ही लिया। वह शर्माई नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके सीने से लगते हुए नरमी से बोली, आप पर 100 जान से कुर्बान आपका करीब आना मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगता है। कभी भी बुरा नहीं लगा और न कभी लगेगा। आखिर को आप मुझ पर पूरा हक रखते हैं। वह काफी बेबाक थी। यह बात उसे रात में ही समझ आ गई थी और अब भी जिस तरह से वह मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उसे बेहद पसंद आया था। उन लम्हों में कोई बनावट नहीं थी, न कोई झिझक, न कोई झूठ। बस वो दो लोग थे जो एक दूसरे के वजूद से मुकम्मल हो रहे थे। वह मोहब्बत से झुककर फिर से उसका माथा चूम चुका था, जैसे इस बात की मुहर लगा रहा हो कि यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी है, दिल, वजूद और इज्जत का बंधन। बाहर परिंदों की आवाज़ें अब कुछ तेज हो चली थीं। सूरज की किरणें कमरे में साफ दिखने लगी थीं और उस रोशनी में वे दोनों जैसे एक दूसरे की रोशनी बने बैठे थे। 2 हफ्ते बाद रसोई में धूप की हल्की किरण खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। वह काउंटर के पास खड़ी नर्म हाथों से सब्जियां काट रही थीं। हर कट में एक नरमी और बेफिक्री थी। गुलाबी रंग के सूट में लिपटी, चेहरे पर सुकून और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। फरहत बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय के कप के साथ नरमी से हल्की बातों में मशगूल थीं। उसने शादी के 3 दिन बाद ही रसोई का काम संभाल लिया था। यह उसकी अपनी मर्जी थी। अम्मी, आपको पता है, मैं और बुरहान सोच रहे हैं कि हम तीनों दुबई चलें। वह खिलखिलाकर बोली। चेहरे पर एक खुशी की लहर थी जो उसके हर अंग से छलक रही थी कि उसके शौहर ने उसे कितना खुश रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास छुट्टियां हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, दुबई मॉल भी जाएंगे, अच्छी खासी शॉपिंग करेंगे। फरहत बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ, कुछ दिन की खुशियां भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन वह अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही रसोई का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेजर बुरहान वर्दी में अंदर आया। उसकी आमद में एक बेचैनी, एक संजीदगी छिपी हुई थी। अम्मी! वह तेज़ कदमों से माँ की ओर बढ़ा। हेडक्वार्टर से कॉल आई है, बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है, इजाज़त दें। अंदाज एक वतन के बेटे जैसा था। फरहत बेगम के हाथ से चाय का कप कांपते हुए टेबल पर रखा गया। वह फौरन अपनी जगह से उठी, एक गहरी सांस ली और बेटे के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर पेशानी पर बोसा दिया। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह हर बार एक नई तरह से सूली पर लटकती थीं। वह हौसले से बोलीं, वतन के लिए एक बार फिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भेज रही हूं। अपना ख्याल रखना, या तो मार देना या मर जाना, पीठ दिखाकर नहीं आना। मेजर बुरहान के होंठों पर एक संजीदा मगर फख्र से भरी मुस्कान आई। उसने माँ को सीने से लगाया। अगर हर माँ आप जैसी हो तो कोई बेटा पीठ मोड़कर वापस ना आए। उसने नरमी से माँ को खुद से अलग किया, फिर नजरें बीवी की तरफ घुमाईं। वह बदबनी काउंटर के पास खड़ी थी, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। चेहरा डर, दुख और बेयकीनी का अक्स बन चुका था। वह उसके करीब आया, माथे पर हल्का सा बोसा दिया।
मेजर बुरहान की बीवी हो, इस तरह परेशान नहीं होते। मुस्कुराओ, मैं जल्द लौट आऊंगा। वह धीमी आवाज में बोली। आप सही सलामत आएंगे ना? मेजर बुरहान ने आंखों में यकीन की रोशनी के साथ सर को हल्की सी जुम्बिश दी। दुआ करना, दुश्मन को शिकस्त देकर लौटूंगा। खुदा हाफिज। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। उसकी वर्दी की घुटनों तक गिरती झालर एक झंकार के साथ हिली। दरवाज़ा बंद हुआ तो रसोई में एक खामोशी छा गई। वह कुर्सी पर बैठ गई, आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। फरहत बेगम भी चुपचाप वहीं बैठ गईं। दोनों औरतें जानती थीं कि मुल्क के लिए बेटा और शौहर भेजना फख्र की बात है, लेकिन दिल का बोझ शायद कभी हल्का नहीं होता। 2 दिन बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। पर्दे खिड़की से हल्की रोशनी अंदर ला रहे थे। फरहत बेगम अपने बिस्तर की पीठ से टिककर बैठी थीं और वह कालीन पर बिछी दरी पर उनके सामने 2 झानू बैठी उनके पांव दबा रही थी। कमरे में हल्की हल्की चाय की खुशबू घुली हुई थी। अचानक फरहत बेगम का मोबाइल फ़ोन बजा, जो उनके तकिए के पास रखा था। उन्होंने चौंक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सरफराज लिखा देखकर उनकी पेशानी पर बल आ गए। या अल्लाह, खैर! वह आहिस्ता से बड़बड़ाई और कॉल रिसीव कर ली। हेलो जी सरफराज बेटा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में एकदम वहशत छा गई। दिल पर हाथ रखते हुए वह झटके से सीधी होकर बैठ गईं। क्या? कौन सा अस्पताल? मेरा बेटा ठीक है ना? उनकी आवाज में कंपन था, एक माँ का बेचैन दिल जैसे सीने में सांसें अटक गई हों। दूसरी तरफ से सरफराज की आवाज आई। कुछ नहीं कह सकते आंटी, अभी वेंटिलेटर पर हैं, आप आ जाइए। लेकिन एक बात तय है, आपके बेटे ने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, उसका डटकर सामना किया है। फरहत बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, मैं आ रही हूं अपनी बहू के साथ। फोन रखते ही वह मुश्किल से अपनी जगह से उठीं। उनके होंठ कांप रहे थे। सामने बैठी वह लड़की, जो अभी 2 हफ्ते पहले ही दुल्हन बनी थी, स्तब्ध बैठी थी। उसकी आंखों में डर, दुहक और अविश्वास के साए तैर रहे थे। वह फरहत बेगम को चुपचाप देख रही थी, जैसे शब्द होंठों तक आकर थम गए हों। फरहत बेगम उसके पास आईं, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोलीं, बेटी, बेटे के लिए माँ का दिल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पति या बेटे का शहीद हो जाना यह दुख ज़रूर है, मगर गर्व भी है। मैंने भी अपने पति को खोया था, वह भी शहीद हुए थे, लेकिन आज भी मेरा सिर ऊंचा है। और मेरा बेटा, उसने दुश्मन को हराया है। मुझे यकीन है वो मौत को भी मात देगा। उनके होंठ थरथरा रहे थे, आंखें नम थीं। अम्मी, मेरी शादी को तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं है। बहू के इन शब्दों पर फरहत बेगम ने उसे गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोलीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अस्पताल चलते हैं, तुम्हारी दुआएं उसे जिंदगी देंगी। चलो अब हिम्मत करो, मेरे साथ चलो। उन्होंने उसे सहारा दिया और दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे कायनात भी कुछ कहना चाह रही हो। अस्पताल के कॉरिडोर में वक्त जैसे ठहर सा गया था। सफ़ेद दीवारों पर लगी लाइटों की रोशनी आंखों को चुभ रही थी और सन्नाटे में बस दिलों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फरहत बेगम और मिशी एक दूसरे के साथ खड़ी थीं। दोनों के चेहरे चिंता, दुआ और उम्मीद के मिले जुले भाव से मुरझाए हुए थे। मिशी की उंगलियां लगातार आपस में उलझ रही थीं, आंखें दरवाजे पर जमी थीं। अचानक कॉरिडोर में भागते कदमों की आवाज़ गूंजी। कुछ डॉक्टर तेजी से इमरजेंसी की तरफ बढ़े। उनके पीछे सरफराज और कुछ वर्दी में अफसर भी दिखाई दिए। मिशी की आंखों में डर छा गया। उसने घबराकर फरहत बेगम का बाजू पकड़ा और रोते हुए बोली, अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग एक साथ अंदर क्यों जा रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं हो गया? फरहत बेगम ने उसकी कमर पर हल्की थपकी दी, लेकिन वह खुद भी भीतर से कांप रही थीं। सरफराज ने दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हों भाभी, बस एक चेकअप हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आप बस दुआ करें। आधे घंटे का हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में थकावट झलक रही थी। सब उनके पास लपके। डॉक्टर ने फरहत बेगम की ओर देखा और कहा, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब बिल्कुल सुरक्षित है। हम उसे खो चुके थे, लेकिन वो फिर से जिंदगी की ओर लौट आया है।
यह किसी चमत्कार से कम नहीं। फरहत बेगम की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरा करम है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मिशी पास की बेंच पर बैठ गई, दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगी। फरहत बेगम ने डॉक्टर से इजाज़त मांगी और जब इजाज़त मिली तो मिशी को साथ लेकर कमरे में गईं। वहां वह सफ़ेद चादर में लिपटा, पट्टियों में बंधा, लेकिन जिंदा और मुस्कुराता हुआ लेटा था। मिशी की नज़र उस पर पड़ी तो वह दौड़ती हुई उसके पास गई और उसका सीना पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। फरहत बेगम धीरे से आगे बढ़ीं, बेटे के माथे को चूमा और बोलीं, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी औलाद हो। तुमने माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बुरहान मुस्कुराकर बोला, अम्मी पहले इसे तो चुप कराइए, वरना ये तो पूरा अस्पताल रुला देगी। फरहत बेगम ने बहू की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान होंठों पर लाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। अब पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वक्त चाहिए था। कमरे में अब बस वो दोनों थे। बुरहान उसके बालों में हाथ फेरते हुए नर्म लहजे में बोला, अरे बेगम, इतनी करीब आएंगी तो मैं कहीं रोमांटिक न हो जाऊं, फिर मुश्किल आपकी ही जान पर बनेगी। वह हंसी और रो दी एक साथ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आपके बिना कुछ भी नहीं हूं मैं। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वह बोला, तुम एक फौजी जवान की बीवी हो और फौजी की बीवी कभी कमज़ोर नहीं होती। मायूसी नहीं, यकीन रखो अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए बचाया है। वह उसके सीने से लग गई, जैसे उसकी धड़कनों को सुनकर अपनी सांसों का यकीन करना चाहती हो। बाहर खिड़की से धूप कमरे में आ रही थी, नई जिंदगी, नई उम्मीद और नए हौसले की तरह। कमरे में सुकून उतर आया था। जंग जीत ली गई थी, मैदान में भी और मोहब्बत में भी।